हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं जिस आर्टिस्ट के बारे में बात करूंगी, उनकी आवाज़ ऐसी है कि मानो आप किसी इंटरनेशनल सिंगर को सुन रहे हैं। वो बात अलग है कि ये बिल्कुल हिंदुस्तानी हैं, देसी हैं, इनका जन्म पालन पोषण मुंबई में हुआ, लेकिन इनकी आवाज़, इनका स्टाइल किसी इंटरनेशनल सिंगर से कम नहीं था। मैं बात कर रही हूँ कैरलिसा मंटीरो के बारे में। कैरलिसा मंटीरो ने बॉलीवुड में ही नहीं बल्कि एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री में भी एक अच्छा खासा नाम बनाया, और यही वजह है कि इन्हें जिंगल क्वीन का भी टाइटल मिल चुका है, क्योंकि इन्होंने 7,000 जिंगल्स गाए भी हैं, प्लस कंपोज भी किए हैं, उनको लिखा भी है। क्योंकि पहले के टाइम में जो एडवर्टाइजमेंट आया करती थी वो काफ़ी, मतलब उनके जो आप कह सकते हैं प्रोडक्ट का जो एक कैची एक सॉन्ग हुआ करता था, जो बहुत फेमस हुआ करता था। जैसे कि आप लोगों ने लाइन सुनी होगी, वॉशिंग पाउडर निरमा, या दूध सी सफ़ेदी निरमा में आए, रंगीन कपड़ा भी खिल खिल जाए। तो ये जिंगल कहलाता है। कुछ सेकंड का ये म्यूज़िक होता है, और इस गाने के बलबूते पर आप अपना प्रोडक्ट सेल करते हो। तो एक वक्त पे जब एडवर्टाइजमेंट बना करती थी, अच्छी अच्छी एडवर्टाइजमेंट बना करती थी, तो उनके जिंगल का भी उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता था। और इन्होंने एक बहुत ही पॉपुलर ब्रांड लिम्का का भी जो है वो जिंगल गाया है, जिसकी मॉडल थी सुषमा रेड्डी, जो समीरा रेड्डी, जो एक्ट्रेस समीरा रेड्डी हैं, उनकी बहन रह चुकी है क्या, बहन ही है। लेकिन जो सुषमा रेड्डी थी वो भी अपने ज़माने की मशहूर मॉडल हुआ करती थी। तो जब उन्होंने लिम्का का ऐड किया था, तो उस ऐड का जिंगल इन्होंने ही गाया था। तो एक तरीके से कैरलिसा की जर्नी बहुत ही लंबी है, लेकिन वो बात अलग है कि उनको नोटिस नहीं किया गया। उनका एक और पॉपुलर गाना अगर मैं आपको बताऊं, तो उनकी कई फिल्मों में उन्होंने जिस तरीके से अपनी आवाज़ को जो प्रस्तुत किया है, ख़ास तौर पे जो म्यूज़िक डायरेक्टर ने उनकी आवाज़ को जिस तरीके से जिस जगह पर यूज़ किया है, वो काफ़ी इंटेलिजेंट तरीके से यूज़ किया है। अगर आप इनका गाना सुनेंगे ना, तो इनकी आवाज़ आपको तब सुनाई देगी जब आपको गाने का अंतरा सुनाई देने से पहले जो म्यूज़िक आता है उसमें उनकी आवाज़ आपको सुनाई देती है। जैसे कि दर्द डिस्को का जो गाना है, उसके स्टार्टिंग में ही आपको इनकी आवाज़ दिख जाएगी, ना 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 ना। मुझे वर्डिंग्स याद नहीं है, लेकिन वो जो ट्यून में जो वो लड़की गा रही होती है वो इन्हीं की आवाज़ होती है। इन्होंने फिर जो कभी अलविदा ना कहना का जो मितवा सॉन्ग है, उसमें भी ऐसे ही इन्होंने जो है इंटरनेशनल टाइप का जो एक टच दिया है वो इन्होंने दिया है, क्योंकि इनकी आवाज़ ही वैसी साउंड करती है। तो पहले के जो म्यूज़िक डायरेक्टर हुआ करते थे वो काफ़ी इंटेलिजेंट हुआ करते थे, और उनमें से एक शंकर एहसान लॉय हैं, जिन्होंने कैरलिसा के साथ इस तरह के कई गाने बनाए हैं। जैसे कि दिल चाहता है का गाना, जाने क्यों लोग प्यार करते हैं, उसमें भी इनकी आवाज़ की झलक आपको दिखाई देगी। तो बहुत ही यूनिक इनका टैलेंट रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली इनके टैलेंट को वो रिकग्नाइजेशन नहीं मिला है। इनके और भी गाने हैं, जैसे काल मूवी का, इस काल काल में हम तुम करे धमाल, तो उसमें जो एक अंतरे से पहले जो एक लाइन आपको इंटरनेशनल एक लड़की की सुनाई देती है, वो इन्हीं की होती है। आई होप कि मैं आपको ठीक से एक्सप्लेन कर पा रही होंगी। तो ये तो एक बहुत बड़ी रियलिटी जो मैं आप लोगों के साथ आज म्यूज़िक इंडस्ट्री की शेयर करूंगी। देखिए, बॉलीवुड के बारे में तो मैं अक्सर बात करती रहती हूँ कि बॉलीवुड में पॉलिटिक्स चलती है, गिमिक्स चलती हैं, प्लानिंग, प्लॉटिंग, स्कीमिंग आप कह लो, मैनिपुलेशन, ग्रुपिज़म, सब कुछ
नेपोटिज्म सब कुछ चलता है, लेकिन सिंगिंग प्रोफेशन में भी बड़ी धांधलेबाजी होती है। यहाँ पर भी गिमिक्स वगैरह चलती हैं, और बहुत सारे ऐसे सिंगर्स आप लोगों ने सुने होंगे जिनके गाने बड़े मशहूर हुए थे अपने टाइम पर, लेकिन आज उन सिंगर्स के बारे में बात ही नहीं होती है, क्योंकि अब वो काम ही नहीं कर रहे हैं, और अब वो कैसी ज़िंदगी बिता रहे हैं वो भी किसी को पता नहीं है। वो एक तरीके से गायब से हो गए हैं। और कुछ सिंगर्स तो ऐसे हैं जिन्होंने बड़ा उनको धमाकेदार डेब्यू सॉन्ग मिला है, लेकिन उसके बाद उनकी आवाज़ किसी भी गाने में सुनाई नहीं दी गई है। कई आवाज़ों को A.R. रहमान ने इंट्रोड्यूस किया, फिर उसके बाद उन आवाज़ों को अच्छी खासी पहचान भी मिली, लेकिन फिर अचानक से आज वो आवाज़ें कहाँ गायब हो गई हैं बिल्कुल भी नहीं पता है। क्योंकि कुछ ऐसी भी आवाज़ें हैं जिनके नाम तो हम जानते हैं लेकिन शक्ल नहीं जानते, और कुछ ऐसी आवाज़ें हैं जिनकी ना हम शक्ल जानते हैं ना हमें उनका नाम पता है। तो ये म्यूज़िक इंडस्ट्री की बहुत बड़ी सच्चाई जो मैंने नोट करी है, और समय समय पर बॉलीवुड ने भी अपनी फिल्मों के माध्यम से म्यूज़िक इंडस्ट्री की भी रियलिटी बताने की कोशिश की गई है। और वो रियलिटी एक मूवी में मैंने देखी थी, अकेले हम अकेले तुम में, जहाँ पर दिखाया जा रहा था कि आमिर खान पैसे के लिए अपने बनाए हुए गाने एक मशहूर म्यूज़िक डायरेक्टर को दे देता है, और वो अपने नाम पर उसकी धुन लेकर, उसी का सब कुछ लेकर और उसको पैसे देकर वो धुन वगैरह अपने नाम से मार्केट में बेचते हैं, और उनको अवार्ड भी मिल जाते हैं। तो ये एक रियलिटी है जो म्यूज़िक इंडस्ट्री की दिखाई गई है बड़े ढका छुपा कर, कि हम जिन म्यूज़िक डायरेक्टर को कहते हैं कि भाई ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही वर्सटाइल है, बहुत ही ओरिजिनल है, दरअसल उन्होंने एक हिंट देने की कोशिश की कि कहीं ना कहीं वो किसी और की मेहनत, किसी और की कला को अपनी बताकर मार्केट में बेचकर एप्रिसिएशन, पैसा, दौलत, शोहरत, अवार्ड लेकर निकल जाते हैं। तो ये भी एक म्यूज़िक प्रोफेशन का जो है एक हिस्सा है, एक रियलिटी है। और जब 2020 में जब सुशांत का मैटर सामने आया था, तब सोनू निगम भी आए थे और उन्होंने भी एक वीडियो बनाया था जहाँ पर उन्होंने म्यूज़िक इंडस्ट्री की रियलिटी को भी एक्सपोज किया था। वो बात अलग है कि फिर उसके बाद सोनू निगम को काफ़ी सपोर्ट मिला पब्लिक से, और जब उनको सपोर्ट मिला तो फिर उनको जो चाहिए था उनको अपने प्रोफेशन से वो अटेंशन मिलने लगा, और उसके बाद तो भाई सब भूल गए, सब अपने अपने राहों पर निकल गए। तो कुछ लोगों ने अपनी रोटियां भी सेकी और बाद में फिर पलट गए, और कुछ लोग हैं जो उस वक्त भी सच के साथ खड़े थे, आज भी सच के साथ खड़े हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो लोग पेमेंट इन काइंड लेकर चुप हो गए, बैठ गए, और ये जो लोग हैं इन्होंने कोई पेमेंट इन काइंड नहीं ली है। इन्होंने अपने जो सच्चे, जो इनके साथ जो घटा है उस पर वो अपने तथ्यों पर अडिग रहे, डटे रहे, और इसी वजह से वो आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं, और आज भी उन्हें गुमनामी के अंधेरों में ज़बरदस्ती ढकेला जा रहा है। तो ये एक म्यूज़िक इंडस्ट्री की रियलिटी है। और अगर मैं बात कैरलिसा की करूँ तो कैरलिसा भी, अगर मैं इनके बारे में जानना भी चाहूँ तो ज़्यादा मेरे पास डिटेल नहीं है। मैंने इनका इंस्टाग्राम अकाउंट देखा, थैंक्स टू सोशल मीडिया, जहाँ पर इनकी शक्ल, इनके नाम के साथ इनके काम को भी बताया गया। मैंने एक रील देखी, वहाँ पर इनका मैंने जब जिक्र सुना, इनके गाने सुने, तो मैं भी शॉक्ड रह गई कि अच्छा, मुझे लगा कि ये किसी इंटरनेशनल सिंगर ने गाया, लेकिन ये तो भाई अपनी बंदी है, अपने ही देश की बंदी है, और इस तरीके से कितनी टैलेंटेड है। और फिर जब मैंने इसके बारे में रिसर्च किया तब जाकर मुझे पता चला कि ये तो जिंगल क्वीन इसे कहा जाता है। मतलब आप सोचिए कि इतनी हाईली टैलेंटेड जो सिंगर है उसके बावजूद भी इसके पास वो लाइमलाइट, वो इसके हक का एप्रिसिएशन, रिकग्नाइजेशन ही नहीं है। वो तो अगर ये रील नहीं बनती, ये नहीं पॉपुलर होती, तो शायद हम लोगों को भी नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता लगता। और न जाने ऐसे कितने हुए छुपे हुए नगीने हैं जो दफन हुए हुए हैं, और उनकी परतें मिट्टी की इतनी मोटी मोटी हैं कि
चाह कर भी नहीं वो हट पाती हैं। बट थैंकफुली इनका नाम, इनका चेहरा, इनका काम हमारे सामने आया, तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ अच्छी चीज़ें भी होती हैं। और मैंने इनके इंस्टाग्राम अकाउंट को खंगाला, इनके बारे में मैंने थोड़ा रिसर्च किया, तो मुझे पता चला कि काफ़ी इनका संघर्ष भरा जीवन रहा है। और बचपन में ही इन्होंने अपनी माँ को खो दिया, फिर बाद में बहन को खो दिया। और ये मैरिड हैं काफ़ी सालों से, इनकी मतलब शादी काफ़ी साल पहले इनकी शादी हो चुकी थी। बच्चे, फैमिली के बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन इनका इंस्टाग्राम पर मैंने देखा कि ये सिंगिंग करती हैं और ये सोशल एक्टिविस्ट हैं और अच्छे कॉजेज़ में ये जुड़ी रहती हैं। तो ये एक इनका एक अच्छा है। और कुछ होते हैं लोग जिनको ज़्यादा लैमलाइट चाहिए नहीं होता, ज़्यादा इनको बखान चाहिए नहीं होता। कुछ ऐसे भी आर्टिस्ट होते हैं जो सिर्फ अपने काम में बिलीव करते हैं, ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा लैमलाइट पब्लिसिटी उन्हें पसंद नहीं होती, और वो कुछ सोशल कॉजेज़ करना चाहते हैं, तो इसीलिए भी वो ज़्यादा लाइमलाइट नहीं लेते। आई डोंट नो इनकी क्या मर्ज़ी थी, इनका क्या चॉइस था, लेकिन जितना भी मैंने देखा है, बंदी में बहुत टैलेंट है, बहुत हुनर है, और वो एक अपनी पीसफुल लाइफ जी रही है। ऑफ कोर्स इनके इंस्टाग्राम पर कुछ सेलिब्रिटीज़ के साथ भी मैंने पोस्ट देखे हैं, तो ये एक्टिव हैं, ये इन्वॉल्व हैं, अभी भी शायद ये कुछ ना कुछ करती हैं, मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता। बट ठीक है, जो भी है, ये जैसा भी कर रही हैं, मेरी तरफ से पूरा इन्हें शुभकामनाएं हैं। और मैं चाहती हूँ कि इन्हें एक रिकग्नाइजेशन मिले। वही वाली बात सामने आ जाती है कि जिनके बारे में बात नहीं होती, बात उन्हीं में होती है। हम लोग एक गलत मुकालते में बैठते हैं कि भाई बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है, पर अक्सर जिनके बारे में बात नहीं होती, बात उन्हीं में होती है। तो उसी फॉर्मेट को मैं लगता है बहुत ही ये सही, जब मैं ये देखती हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ, मैं बिल्कुल सही बोलती हूँ, क्योंकि बहुत सारा ऐसा टैलेंट है, हिडन टैलेंट है, हिडन हिडन हुनर है जो छुपा हुआ है, जिसको वाकई लैमलाइट की ज़रूरत है। तो मैं चाहूँगी कि इन्हें वो लैमलाइट मिले, इनको रिकग्नाइजेशन मिले, लोग इनके काम के बारे में जानें, और इनको और भी अच्छा काम मिले, और ये बढ़ चढ़कर जो हैं मतलब आगे बढ़ें। क्योंकि बहुत सारा, जैसे कि हम बॉलीवुड में भी देखते हैं कि अच्छे अच्छे जो एक्टर्स हैं वो साइड रोल कर रहे होते हैं, और जिनको एक्टिंग आती नहीं है वो मेन लीड में होते हैं। तो सिंगिंग प्रोफेशन में भी ऐसा है कि जो बेस्ट सिंगर है, जिसमें इतना टैलेंट है, उसे छोटा सा गाने का एक पीस गाने को दे दिया जाता है, और जिसको गाना सुर ताल का पता नहीं होता उसको पूरा गाना दे दिया जाता है। और आप देखिए कि ये जो सिंगर्स होते हैं, जो जेन्युइन सिंगर्स होते हैं, कितने कितने घंटों रियाज करते हैं अपने गले को, कितनी गले की एक्सरसाइज होती है, घंटों घंटों रियाज करना, एक एक दो दो घंटा, और कितना अपना ध्यान रखते हैं, गर्म पानी पीते हैं, गरारे करते हैं कि हमारा गला साफ रहे, हम ऊंचे से ऊंचे सुर पर जाकर टिके रहें। बहुत मेहनत का काम है। सिंगिंग प्रोफेशन भी कोई इजी प्रोफेशन नहीं है। रियाज करना, ऊंचे सुरों पर अपनी आवाज़ को लेकर जाना और डटे रहना, टिके रहना, ये इतना आसान नहीं होता है। तो कितनी साधना है, कितना तप है जो जेन्युइन सिंगर करता है। और उसके बाद उसको एक मतलब आप सोचिए कि इतना गाना लंबा है, और उसमें से कुछ चंद सेकंड के बोल उसको पकड़ा दिए जाते हैं कि भाई तुम ये गाओ और निकलो। कभी कभी कुछ ऐसे आर्टिस्ट होते हैं जो एज अ डमी उनको गवा कर जो है, फिर गाना, एक्चुअल गाना किसी फेमस सिंगर से गवा कर गाने को रिलीज़ कर देते हैं। बहुत सारी पॉलिटिक्स वगैरह म्यूज़िक इंडस्ट्री में भी चलती है। और अब थोड़ा सा मैं बात करूँगी एक अंडररेटेड सिंगर से, अब मैं हटकर एक ओवररेटेड सिंगर के बारे में भी मैं बात कर लूँ, जो कि हैं नेहा कक्कड़। जी हाँ, नेहा कक्कड़ आजकल काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे गालियाँ खा रही हैं, और उसका सबसे बड़ा रीज़न है लॉलीपॉप। जी हाँ, अब आप समझ ही गए होंगे। और सिर्फ नेहा कक्कड़ ही नहीं, उनके भाई टोनी कक्कड़ भी उनके साथ लपेटे गए हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इन दोनों भाई बहन को जो है
क्रिटिसाइज़ करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये तो मोहरे हैं, ये तो एक एजेंडा को प्रमोट कर रहे हैं और आज नहीं तो कल ये एजेंडा अपना रंग दिखाएगा। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि कुछ चीज़ें बॉलीवुड पहले ही बता देता है कि आने वाले 10 सालों में, 20 सालों में क्या क्या होने वाला है। वो बात अलग है कि उस वक्त हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम ये महसूस करने लगते हैं कि नहीं भाई, ये तो वही चीज़ हो गई जो हमने कुछ कई साल पहले एक फिल्म में देखी थी। तो ये आप खुद ही समझ लीजिए कि इसी वजह से तो इनको लैमलाइट मिलती है, इनको पेमेंट इन काइंड जो है कितना कुछ मिलता है। कहने को इनमें कितना टैलेंट होगा, इनसे ज़्यादा बेहतरीन सिंगर कितने बॉलीवुड में हैं जो तड़प रहे हैं। अभी अभी जिस सिंगर की मैंने बात करी है वही एक जीता जागता उदाहरण है, जो वाकई जिसे गाने की समझ है, सुर ताल का ज्ञान है, वो उसे कोई जानता नहीं है। और जिसे सुर ताल, जिसके सभी बेताले हैं, उसको हर कोई बच्चा बच्चा जानता है। हर कोई बच्चा उसके गाने की रील बनाकर फेमस होना चाहता है। तो आप समझ जाइए कि इन लोगों को किस वजह से काम मिलता है, किस वजह से इनको आगे लाया जाता है। नो मैटर ये गालियाँ खा रहे हैं, ये ताने सुन रहे हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हर कोई इनका नाम जो नहीं भी जान रहा है वो भी जान रहा है। और जिनमें वाकई हुनर है, टैलेंट है, उनकी ना हम चेहरा पहचानते हैं ना उनका नाम पहचानते हैं। चेहरा तो छोड़ो, नाम भी उनका किसी को पता हो तो भी बड़ी बात है। और नेहा कक्कड़, इसका वो आज की तारीख में बच्चा बच्चा जानता है। क्यों? क्योंकि जब भी लॉलीपॉप हम बोलते हैं तो हमें नेहा कक्कड़ याद आती है, और जब नेहा कक्कड़ याद आती है तो उसके साथ साथ टोनी कक्कड़ भी आ जाता है, क्योंकि ये दोनों भाई बहन मिलकर एक एजेंडे को प्रमोट कर रहे हैं। और इसके बदले में भले ही इनको गालियाँ मिल रही हों, लेकिन इनको अच्छे खासे पैसे मिल रहे हैं, लाइमलाइट मिल रही है, फेम मिल रहा है, जिसको ये लोग इग्नोर भी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इनको भी पता है कि भले ही पब्लिक जो है हमें ट्रोल कर रही है, लेकिन फिर कुछ टाइम तक जब हम कोई और नई चीज़ लेके आएंगे तो पब्लिक वो लॉलीपॉप को भूल करके किसी और को क्रिटिसाइज़ करने लग जाएगी। क्योंकि हम लोग भी तो देखिए, पहले किस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करते हैं, फिर अगली कोई चीज़ हो जाती है, अगर ये कुछ अच्छा कर देंगे तो उसको अप्रिशिएट करने लग जाएंगे, फिर कोई बुरा ले आएंगे तो उसको हम करने लग जाएंगे। तो मतलब हमारा भी तो कोई स्टैंड नहीं है, हमारा भी तो कोई वजूद नहीं है। और ये बात इनको भी पता है, इनको भी पता है ऑडियंस के सामने कोई और बड़ी चीज़ ला के रख दोगे तो वो उसको पकड़ के उसकी ट्रोलिंग करने लग जाएगी और पहली वाली चीज़ को भूल जाएगी। जैसे ही व्लॉगर ही बोलते हैं कि भाई एक व्लॉग में हमें अप्रिशिएट करते हो, दूसरे व्लॉग में गालियाँ देते हो, फिर अप्रिशिएट करते हो। तो इनको भी तो, व्लॉगर्स को भी तो ये बात समझ में आ गई है, तभी तो एक व्लॉग में ये पब्लिक को ट्रिगर करने वाली चीज़ें दिखाते हैं, फिर दूसरे व्लॉग में ये कुछ ऐसा ले आते हैं कि पब्लिक के दिल में रहम आ जाती है और तारीफ करने लग जाते हैं। तो ये आपके माइंड सेट के साथ खेल रहे हैं। मतलब मैं सोचती हूँ हम पब्लिक का काम रह क्या गया है? क्रिटिसाइज़ करना। हमारे खुद के निजी जीवन में कितना कुछ है क्रिटिसाइज़ करने को, अपनी हेल्थ को, अपने घर वालों को, अपनी नौकरी को, अपने पार्टनर्स को, पोल्यूशन को, ट्रैफिक को, अपनी सैलरी को, कि भाई काम इतना करते हैं लेकिन दाम काम से कम मिलता है। कितना कुछ है हमारी लाइफ में, रिश्तेदारों को जो सोशल प्रेशर हम पर डाला जाता है, हम कितना क्रिटिसाइज़ करें, क्या क्या क्रिटिसाइज़ करें। भगवान को भी हम क्रिटिसाइज़ करते हैं कि दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को तूने रिश्तेदारी बनाई। कितना कुछ हम लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं। और ऊपर से अब ये नया हमारी लिस्ट में ऐड ऑन हो गए हैं ये इन्फ्लुएंसर, ये व्लॉगर्स। लिटरली मैं कभी कभी सोचती हूँ कि हम लोगों की कोई वैल्यू क्या रह गई है। मतलब हम लोग तो क्रिटिसाइज़ करने वाली मशीनें बन गई हैं। हमारी मेंटल हेल्थ भी ख़राब हो रही है, हम अपने इलाज के लिए पैसे भी भर रहे हैं और इनकी जेबों में से कुछ नहीं जा रहा। ये गाली खाते हैं तो भी इनको गाली नहीं लगती, इतनी मोटी चमड़ी ये लोग लेकर बैठे हुए हैं। तो क्यों ना हम भी अपनी मोटी चमड़ी कर लें, हम भी रिएक्ट ना करें, कुछ लिखें ना, इनकी चीज़ें ना देखें।
तब देखो क्या मज़ा आता है। लेकिन हम इंसान हैं, इंसान की एक फितरत होती है कि वो कोई गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता, ना अपने आप के साथ ना किसी और के साथ। अपने साथ तो बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन किसी और के साथ तो होते हुए वो स्टैंड लेता है। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं ये व्लॉगर्स, ये इन्फ्लुएंसर्स और ये नेहा कक्कड़, टोनी कक्कड़। इनको भी यही पता है कि भाई पब्लिक कुछ टाइम तक बक 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 करेगी, फिर उसके बाद नॉर्मल हो जाएगी। खा लो गाली, व्यूज़ तो आ रहे हैं, कमेंट्स तो आ रहे हैं, हमारा ट्रेंडिंग पे तो गाना जा रहा है। ट्रेंडिंग में नहीं भी जा रहा, लेकिन उसकी चर्चा तो हो रही है। चर्चाओं के लिए खर्चे थोड़ी ना हो रहे हैं। और ऊपर से ये और ट्रिगर करते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को अपने म्यूज़िक वीडियो में ले लेते हैं, और उनको नाचते हुए देखकर आम घरों के बच्चे वो इनके गानों पर रील्स बनाने लगते हैं। आप सोचिए कि ये एक तीर से कितने निशाने कर रहे हैं, ये बच्चों की साइकोलॉजी को कितना हिट कर रहे हैं। मैं देख रही हूँ कि आजकल बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है कि छोटी छोटी जो लड़कियां हैं वो कम एज में उनकी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, उनके हार्मोन्स में चेंजेस आ रहे हैं। तो उसका क्या सारा का सारा रीज़न खाना पीना आबो हवा है? क्या ये सोशल मीडिया नहीं है? आप देखिए ये छोटी छोटी बच्चियाँ कितनी छोटी हैं, और ऐसे अपने बॉडी पार्ट्स को हिला रही हैं, डुला रही हैं। और इनका माइंड सेट क्या है? ये दिन रात बस यही चीज़ों के बारे में तो सोचती हैं। और जिस चीज़ का आप ज़्यादा ध्यान करते हो, विजुलाइज करते हो, निधि ध्यासन करते हो, आप बिल्कुल वैसे ही बनने लगते हो। जैसे कि आप किसी किसी आपके कोई गुरुजी हैं, और आप देखोगे कि आप अगर किसी गुरु को मानते हो और आप उसकी तस्वीर रखते हो, दिन रात आप उसका ध्यान करते हो ना, तो आपके हाव भाव, आपकी शक्ल, आपकी बोली बिल्कुल उनके जैसी हो जाती है। ये एक बहुत ही नॉर्मल और एक कॉमन बात है। आपने देखा होगा किसी गुरु के जो शिष्य होते हैं वो सब अपने गुरु जैसे ही दिखने लगते हैं, बात करने का स्टाइल, क्योंकि वो उनके साथ 24 घंटे रह रहे हैं, वो उनकी बात सुन रहे हैं, उनको ध्यान कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी रियलिटी है जो ये लोग समझते हैं, जो हमारी साइकोलॉजी से जुड़ी हुई है, और उसी चीज़ का ये इस्तेमाल करके अपने एजेंडा को फॉलो करते हैं। ये दोनों तो मोहरे हैं। और ऊपर से ये भाई बहन के रिश्ते की भी अब आने वाले समय में यही रियलिटी दिखाने में लगे हुए हैं। दुनिया में, हमारी इस दुनिया में ना कुछ ऐसे रिश्ते हैं जो बहुत प्योर होते हैं, और उसमें से होता है एक भाई बहन का रिश्ता। तो देखिए उस भाई बहन के रिश्ते को भी क्या ये दिखा रहे हैं कि कैसे दोनों भाई बहन मिलकर ऐसी अश्लील वाले गाने बना रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं, नाच रहे हैं। तो इससे ये भी पता चल जाता है कि आने वाले समय में भाई बहन के रिश्ते का भी क्या हाल होने वाला है। तो एक तरीके से ये दिखा रहे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा अफसोस की बात है। वो कहते हैं ना कलयुग आएगा, कलयुग आ चुका है। ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। भले ही हम इस चीज़ को अपोज कर रहे हैं, इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में यही चीज़ होने वाली है जो ये लोग बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। और यही वजह है कि इन्होंने इन भाई बहनों को ही चुना है, कि ये बता रहे हैं कि भाई आने वाले समय में जो रिश्तों में जो प्योरिटी बची है, कुछ ऐसे रिश्तों में जिसमें हम प्योरिटी महसूस करते हैं, प्योरिटी मानते हैं, वो रिलेशनशिप का भी क्या हाल होने वाला है। आप समझदार हैं, आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो ये एक तरीके से एक प्रेडिक्शन है जो ये इन्फ्लुएंसर्स के ज़रिए दिखाई जाती है। आप खुद इस चीज़ के गवाह हैं कि जो चीज़ आपने 25 साल पहले किसी मूवी में, गाने में सुनी थी, आज वो चीज़ बहुत नॉर्मली उस चीज़ का बखान होता है, उस चीज़ के बारे में बात होती है। तो इनको पता नहीं क्या क्या नॉर्मलाइज करवाना है। ये तो अभी शुरुआत है। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो बॉलीवुड है, ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, इनफैक्ट ये सिंगिंग इंडस्ट्री भी काली करतूतों में पीछे नहीं है। तो ये आपको मैंने इसीलिए बताने के लिए नेहा कक्कड़ का भी टॉपिक मैं इसी वीडियो में मैं लेकर आई, क्योंकि मैं अलग से नेहा कक्कड़ के बारे में बात नहीं करना चाहती थी। मैं चाहती थी कि पहले मैं इनके बारे में बात करूं, फिर बाद में मैं इसके बारे में बात करूं। तो हम तो इसको हेट कर रहे हैं, इसको क्या पड़ी है, इसको क्या लेना देना है, इसको पैसा चाहिए जो इसको मिल गया, फेम चाहिए जो इसको मिल गया। भाई
एक आर्टिस्ट जो होता है वो अपनी सच्ची कला की वजह से जाना जाना चाहता है कि भाई मुझे मेरी कला, मेरे अच्छे प्रदर्शन की वजह से लोग मुझे जाने, मुझे याद रखें। लेकिन ये कुछ ऐसे भी आर्टिस्ट हैं जिन्हें सिर्फ शोहरत नहीं, इनको सिर्फ दौलत चाहिए। और वही वाली बात है कि बदनाम हुए तो क्या, नाम तो है, सिर्फ इनको नाम चाहिए, भले ही बदनामी होके मिल रहा है। और इनको कोई इतनी कोई इनकी कोई सोच में कोई इतनी डेप्थ नहीं है। अगर डेप्थ होती तो ये सोचते कि हम कर क्या रहे हैं। कभी ये कोका कोला पकड़ के आ जाते हैं, कभी ये लॉलीपॉप पकड़ के आ जाते हैं, अब पता नहीं ये डाइपर भी पकड़ के आ जाएंगे, पता नहीं वाइपर पकड़ के आ जाएंगे। जो भी इनको प्रॉप लगेगा उसको अश्लीलता, अभद्रता से वो अपने गानों में इस्तेमाल करके क्रिटिसिज्म ये करेंगे, क्रिटिसिज्म सुनेंगे। क्योंकि ये गाने एप्रिसिएशन पाने के लिए थोड़ी ना बना रहे हैं, ये तो बना ही इसीलिए रहे हैं कि हमें गालियाँ पड़े। क्या इनको नहीं पता, जब ये गाने भाई बहन बनाते हैं तो क्या इनको पता नहीं है कि हम क्या वर्ड डाल रहे हैं? तो फिर आप खुद ही समझदार हैं। फिर ऊपर से ये खुद भी अपने आप को वो दिखाते रहते हैं, सिबलिंग डिवोर्स हो रहे हैं, इनके भी भाई बहनों के बीच में कभी लड़ाई हो जाती है, कभी पैचअप हो जाता है, तो ये भी न्यूज़ में बने रहने के लिए तड़पते रहते हैं। और फिर इनको ही चुना जाता है, क्योंकि जो जितना जैसा होता है उसको वैसा ही काम के लिए अप्रोच मिलती है। जैसे कि रियलिटी शोज़ में आप देखते हो ना कि कैसे गरीब गरीब से गरीब कंटेस्टेंट को लेकर आते हैं, क्योंकि जो जितना मजबूर होगा वो उतना इजीली हमारे लिए अवेलेबल होगा, हमारे गलत एजेंडों को प्रमोट करने के लिए बहुत जल्दी वो हाँ कह देगा। क्योंकि जितनी इंसान की डेस्परेशन जैसी होती है, जितने लेवल की होती है, वो उसी अकॉर्डिंगली रिएक्ट और एक्ट करता है। तो ये डेस्परेशन है इन दोनों भाई बहनों को भी कि हमें लानत वाली फेम मिले पर मिले। तो बस इसी वजह से इनको ही पकड़ते हैं। और जो लोग सेंसिबली एक अच्छा म्यूज़िक बनाने में विश्वास रखते हैं, जो सात्विक तरीके से काम करना चाहते हैं और एक तरीके से प्रमाण में रहकर, नियम में रहकर काम करना चाहते हैं, उनको कौन याद रखता है, उनको कौन देखना चाहता है? तो ये आपके सामने ये दो उदाहरण मैंने रख दिए हैं, तो आप खुद ही बताइए। तो बस मैं कैरलीसा को शुभकामनाएं देना चाहूँगी जाते जाते। और ये नेहा कक्कड़ और टोनी कक्कड़ को तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप दोनों को बहुत ही दुआओं की ज़रूरत है, इनके लिए दुआ कीजिए, गेट वेल सून, इनको सद्बुद्धि मिले और ये किसी अच्छी राह पर चले। लेकिन अब ये इतनी दूर निकल चुके हैं कि अब इनको भी वापस आना इनके लिए भी बहुत कठिन है। तो चलिए, ज़्यादा अब मैं कुछ और बात करूँगी नहीं, थोड़ा डिफरेंट टॉपिक था, लेकिन मैंने सोचा कि मैं इस पे बात करूँ और अपना एक पक्ष आप लोगों के सामने रखूँ। हम लोग अपना बीपी शूट अप करते हैं इनको ट्रोल करके, क्रिटिसाइज़ कर कर, बट एक्चुअल में ये इनके कमाने की एक टेक्निक होती है। जितनी पब्लिक भड़केगी, इतने आक्रोश में आएगी, उतना ही इनके लिए फ़ायदा है। ठीक है, बाद में ये भले ही सफाई दे, लेकिन गाना तो एक बार चर्चा में आ गया, लोगों ने देख लिया। जो लोग नहीं भी देखते थे उनको भी पता चल गया कि टोनी कक्कड़ और नेहा कक्कड़ है कौन। तो बस अब मैं इस वीडियो को बंद करती हूँ और बहुत जल्दी मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो के साथ। और तब तक के लिए विशिंग यू अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर। और उम्मीद करती हूँ कि ये नया साल आप लोगों के लिए बहुत ही रॉकिंग हो और शॉकिंग बिल्कुल ना हो, सब कुछ बहुत अच्छा हो। जो भी आप लोग इस साल जो भी डिसीजंस लें वो सही हों और आपकी हेल्थ अच्छी रहे और आपके अपनों का साथ आपके साथ बरकरार रहे, बस यही दुआ मैं करती हूँ। और बस ज़्यादा तो कुछ और मैं कहूँगी नहीं, क्योंकि काफ़ी कुछ मैं कह चुकी हूँ। और ये जो बच्चियां हैं जो इनके गाने सुनकर रील्स बनाती हैं, आप लोगों को याद होगा कि 2020 के आसपास, शायद उससे ज़्यादा, गंगूबाई नाम की एक फ़िल्म आई थी जिसके डायलॉग्स को छोटी छोटी बच्चियां जो हैं एक्ट करके रील्स बनाकर जो हैं वो पोस्ट कर रही थी। और इस चीज़ को कंगना रनौत ने कॉल आउट किया, जो काफ़ी सही था कि जिस तरीके से बच्चियां ऐसे भारी भरकम अश्लील डायलॉग बोल रही हैं, तो क्या ये सही है?
तो ये तो देखिए माँ बाप का कसूर है इसमें, क्योंकि माँ बाप ही आज की तारीख में डेस्परेशन इतनी है माँ बाप को, क्योंकि सबको इजी मनी कमाना है। और सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि बहुत ही इजी वे है पैसा कमाने के लिए, अटेंशन पाने के लिए। तो ये बेचारे अपने बच्चों की बलि दे देते हैं, उनको इतनी छोटी सी उम्र में ऐसे भारी भरकम डायलॉग्स जो हैं वो बुलवाते हैं। इनफैक्ट उस टाइम पर मैंने देखा था बहुत सारी जो मेकअप आर्टिस्ट है वो भी गंगूबाई की तरह रेडी होकर मेकअप लुक क्रिएट करके, कोई अपने मुंह में जो है वो कान साफ करने वाली बर्ड्स रखता था, कोई माचिस की तीली मुंह में दबाकर, तो कोई झाड़ू का तीला मुंह में दबाकर जो है लुक क्रिएट करता था। तो मुझे लगता था कि भाई ये ऐसा मतलब ये खुद से कर रही हैं क्या कर रही हैं। लेकिन बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो फिल्म की जो पीआर टीम होती है ये ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को हायर करती है कि भाई आप ऐसा लुक क्रिएट करो लोगों को, एक प्रमोशन के लिए, कि भाई जो आपके मेकअप के वीडियोस देखते हैं तो वो भी देखेंगे अच्छा ये कौन सी हीरोइन का लुक है, कौन सी फिल्म आ रही है। तो ये भी एक प्रमोशनल के तरीके होते थे जो पहले समझ में नहीं आते थे। हमें लगता है कि इन्फ्लुएंसर खुद से ये लुक क्रिएट कर रहे हैं। अब मुझे नहीं पता, लेकिन अब का नहीं पता, लेकिन पहले ये चीज़ मेरी आंखों के सामने आई, किसी ने बोला कि भाई मुझे अप्रोच किया गया इसीलिए मैंने ये किया। वो जो बेशरम रंग का जो था गाना, जो लुक था, कुछ इन्फ्लुएंसर्स ने उसको भी क्रिएट किया था। अच्छा, बेशरम रंग से मुझे याद आया कि बेशरम रंग भी गाना कैरलिसा ने ही गाया है। वो जो उसका इंग्लिश पार्ट है, वो जो इंग्लिश उसके जो हैं बोल हैं वो कैरलिसा के हैं। तो ये बेशरम रंग भी इन्हीं का है। तो देखिए बात जब निकली तो फिर निकल ही गई। एक और कैरलिसा का काम मुझे याद आ गया तो मैंने कहा आपसे शेयर करूं। तो खैर ये आप देख सकते हैं कि एक तरफ जेन्युइन टैलेंट है, वो कहाँ है जिसके लिए मुझे जो है आपको उसका नाम बताना पड़ रहा है, मुझे एक्सप्लेन करना पड़ रहा है कि इस सिंगर ने कौन से गाने में कौन सा जो है गाना गाया है। और एक तरफ ये नेहा कक्कड़ हैं जिन्हें कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब मैं क्या बोलूँ, समझदार को इशारा काफ़ी है। एक है अंडररेटेड सिंगर और दूसरी है ओवररेटेड सिंगर। और ये ओवररेटेड सिंगर क्यों है इसका भी रीज़न मैं आपको बता चुकी हूँ, अगर आप समझ चुके हैं। और ये कैरलिसा अंडररेटेड सिंगर क्यों है ये भी आप कहीं ना कहीं समझ ही गए होंगे। अब ये हो सकता है कि खुद से कई सिंगर्स जो होते हैं वो सिंपल लाइफ जीने में विश्वास रखते हों, इसीलिए भी वो लाइमलाइट में नहीं आते हैं, ये भी आप कह सकते हैं। या फिर मे बी अब आप समझदार हैं, आप खुद ही समझदार हैं। अब मैं इससे ज़्यादा और क्या कहूँ, क्योंकि कई सिंगर्स होते हैं जिनमें टैलेंट होता है बट वो खुद ही अपने से नहीं आना चाहते। जैसे के थे, के सिंगर जो थे वो भी बहुत सिंपल लाइफ जीते थे। लेकिन खैर अब छोड़िए, अब क्या बात करूँ मैं। और अब ये हैं, ये भी एक सिंपल लाइफ जीती हैं लेकिन टैलेंटेड हैं और एक अच्छी ज़िंदगी ये जी रही हैं, काम कर रही हैं। मैं चाहती हूँ कि इनको बहुत अच्छा काम मिले, ये आगे बढ़ें और इनको और भी ज़्यादा अच्छा रिकग्नाइजेशन मिले। और वहीं नेहा कक्कड़ और टोनी कक्कड़, आपको पता है कि पब्लिक आपसे क्या चाह रही है, वो क्या उनके मन में चल रहा है, प्लीज़ उसका रिस्पेक्ट कीजिए। नहीं तो अगर आपको गालियाँ खानी है तो आपकी चॉइस है, वो आपको चॉइस है, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन मैं पब्लिक से यही कहना चाहूँगी कि इनको अब गालियाँ भी मत दो, कुछ भी मत दो, ना ताली ना गाली। सिर्फ अपनी ज़िंदगी को में आप कंसंट्रेट कीजिए, अपनी ज़िंदगी पर फोकस कीजिए। अपनी ज़िंदगी की उलझनों को सुलझाने के लिए आप अपना जी तोड़ मेहनत कीजिए। इन लोगों को रास्ते पर लाने का कोई फ़ायदा नहीं है। खुद किसी गलत रास्ते पर ना जाएं, बस उसका ध्यान रखिए। तो बस अब ज़्यादा वीडियो को खींचूंगी नहीं, वीडियो खिंच गया है, क्योंकि क्या करूं, जब एक बार ये मोटर चालू होती है तो चलती चली जाती है। तो अब देखो आगे मैं कब तक वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मेरे घर में कंस्ट्रक्शन शुरू होने वाला है। तो हो सकता है कभी कोई मेरा वीडियो आपको सुनाई दे तो उसमें किसी लेबर की आवाज़ आपको सुनाई दे। तो प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, मैं मजबूर हूँ, क्या करूँ। तो इसी वजह से मैं भी थोड़ी टेंशन में हूँ कि कैसे होगा क्या होगा। लेकिन कोशिश मेरी जारी रहेगी कि मैं आपको एक अच्छा
नॉइज़ वाला वीडियो ना दूं, लेकिन फिर भी अगर कोई आवाज़, कोई चीख पुकार आपको सुनाई दे गई हो तो तहे दिल से मैं एडवांस में अभी से ही माफ़ी मांग लेती हूँ। तो जल्दी मिलूँगी आपसे, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कोई ओपिनियन लिखना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, और मेरा वीडियो अगर आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। और ये वीडियो बनाने के लिए ना मुझे किसी ने कहा था, मुझे किसी ने एक रील भेजी थी और मुझसे कहा था कि इस सिंगर के बारे में मैं थोड़ा रिसर्च करूं और पॉसिबल हो तो इनके बारे में मैं बात करूं। तो मुझे एक्चुअली मेरे ही किसी करीबी ने मुझे ये सजेशन दिया था, तो मैं उनको भी जाते जाते थैंक यू ज़रूर बोलूँगी कि अगर वो सुनेंगे मेरा वीडियो तो प्लीज़ थैंक यू सो मच। मुझे ये एक बहुत अच्छा जो है एक चेहरा, एक टैलेंटेड चेहरा मेरी आंखों के सामने लाने के लिए, जिसे मैं अपने चैनल के माध्यम से और लोगों तक पहुंचाऊं। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच। हैव अ ब्लेस्ड डे। हैप्पी न्यू ईयर।